हेलो डियर सीटेड स्टूडेंट, तो आप सभी कैसे? सभी को सुबह की गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे कि हमने आपको दो एमसीक्यूज करा दिया है। आज हम तीसरा एमसीक्यूज लेके चलेंगे आपका सीडीपी का, जिसमें हम इस एमसीक्यूज में डेली आपको 20 क्वेश्चन कराते हैं। तो आप सभी इस क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा, जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज जरूर करिएगा, और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो आपको डालूं यहाँ पर तो आपको वो प्रोवाइड हो जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंडों में भी शेयर करिएगा। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो फटाफट से हम देख लेते हैं, और आप सभी पेन कापी लेकर बैठा करिए और अपने नंबर को आका करिए कि आपने कितना सही किया है और कितना गलत किया है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है अंतर संबंध का सिद्धांत है, बी है निरंतरता का सिद्धांत है, सी है एकीकरण का सिद्धांत है, डी है अंतःक्रिया का सिद्धांत है। तो सभी आंसर बताइएगा कि किसका सिद्धांत है ये। तो फटाफट से आंसर बताइएगा आप सभी। तो आइए हम आंसर देखते हैं हमारा यहाँ पे क्या होगा। तो हम देख लेते हैं जो हमारा विकास है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। क्यों है? क्योंकि यह निरंतरता का सिद्धांत है। क्योंकि विकास क्या है? निरंतर चलती रहती है। विकास क्या करता है? निरंतर चलता रहता है, इसलिए यह क्या है? निरंतरता का सिद्धांत है। अपने विकास के सिद्धांत में पढ़ा होगा। तो विकास क्या है? लगातार चलती रहती है। विकास जीवन से लेकर मृत्यु तक आपकी चलती रहती है। विकास कभी भी रुकता नहीं है। तो इसीलिए जब वो कभी नहीं रुकता तो इसे हम क्या कहेंगे? निरंतरता का सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। देखिए नहीं पूछा है, मतलब गलत कथन पूछा है। सही गलत सही कथन आप मत लगा दीजिएगा। ये क्वेश्चन ध्यान दिया करिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हम यहीं पे हम गलती कर जाते हैं, नहीं और हाँ में, और वहीं से हमारे मार्क्स क्या होते हैं? कम हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है। विकास पूर्वानुमेय होता है, बी है विकास समान से विशिष्ट की ओर होता है, सी है विकास रेखीय होता है, डी है विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो फटाफट से बताइएगा। देखिए जैसे कि हमने आपको बता दिया कि जो हमारा विकास है वो क्या होता है? निरंतर चलता रहता है। ठीक है, निरंतर चलता रहता है। तो यहाँ पे गलत है। तो मान लीजिए ये हमारा हमने आपको ये बता दिया कि एक सही है। अब 3 में से आप बताइएगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। आंसर दीजिएगा आप सभी, उसके बाद मैं बताती हूँ। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया क्या है, उत्तर हमारा क्या है? विकास क्या है? रेखीय होता है। तो देखिए विकास रेखीय होता है, ये गलत है। विकास रेखीय नहीं होता है। आइए समझते हैं कैसे नहीं होता है। कि विकास क्या होता है? इस तरीके से चलता है, कभी कम कभी ज्यादा ऐसे होता रहता है। वो एज के हिसाब से चलता है। अगर आप 5 साल के हैं तो आप क्या किए? 6 महीने में 2 इंच बढ़े, तो क्या पता फिर उसके बाद अब थोड़ी हाइट कम हो गई, फिर उसके बाद ज़्यादा हो गई। अब 2 साल के हैं तो आपकी बुद्धि जो है थोड़ी कम बढ़ी है। फिर आप 10 साल के हुए तो उससे बड़ी हो गई, फिर आप बीच में गए तो थोड़ी घट गई। मतलब इस तरीके से ये रेखी नहीं चलती है। ये क्या करती है? जिगजैग मोशन जैसे चलती है। रेखी का मतलब एक सीधा रेखा। विकास ऐसे नहीं चलता है कि नहीं आप बढ़ते गए तो बढ़ते गए, ऐसा नहीं है। विकास क्या होता है? ऊपर नीचे होता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा। ठीक है, तो इसलिए ये यहाँ पे हमारा ये क्या होगा? बिल्कुल गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा गलत होगा वही हमें क्या करना है? सही लगाना है। और यहाँ पे देखिए यार, विकास पूर्वानुमेय है, ये बिल्कुल सही है। विकास समान से विशिष्ट की ओर चलता है, ये भी सही है। विकास निरंतर चलता है, ये भी सही है। तो हमारा गलत क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। तो इन्होंने गलत ही पूछा है, तो हमारा आंसर गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है कि बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है। ऑप्शन ए है धनात्मक, बी है ऋणात्मक, सी है शून्य, डी है ए सभी। तो बताइएगा आप सभी क्या होगा कि बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है। देखिए आंसर बताइएगा, उसके बाद हम समझाते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। जैसे आपकी बुद्धि है और आपकी सृजनात्मकता है में किस प्रकार का संबंध है, इन्होंने ये पूछा है। तो किस प्रकार का संबंध है ये देखते हैं। तो हमारा बुद्धि और इसमें क्या है? धनात्मक संबंध होगा। देखिए क्योंकि बुद्धि वृद्धि हमारे क्या है? सृजनता से संबंधित है। सृजनता से संबंधित है। अगर बच्चा सृजनशील है तो मतलब वो धनात्मक की ओर जा रहा है। इस ट्रिक से याद करिएगा आप सभी। जैसे कि आप बुद्धि है, आप सृजनशील है, तो आप धनात्मक की ओर जाएंगे, ऋणात्मक की तरफ नहीं जाएंगे। तो इसलिए जो हमारी बुद्धि है वो अगर सृजन की तरफ जा रही है तो क्या हमारी? धनात्मक होगी, ऋणात्मक नहीं होगी, शून्य भी नहीं होगी। तो इसलिए क्या होगी? धनात्मक होगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है कि प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या पूछा है कि प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध है। ऑप्शन ए है सुकरात से, बी है प्लेटो से, सी है डार्विन से, डी है रूसो से। तो बताइएगा जो प्राकृतिक का चयन है वो किसने किया है, उनका सिद्धांत मतलब इनका जो इन्होंने सिद्धांत दिया प्राकृतिक से संबंधित ये किसने दिया है, बताइएगा सभी आपने। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा आप सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी डार्विन। डार्विन किससे संबंधित है, प्राकृतिक चयन से संबंधित है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। ठीक है, क्या है यहाँ पे प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, ये देखिए प्राकृतिक चयन का सिद्धांत ये हमारे डार्विन जी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है कि विद्यार्थी की प्रशंसा की जानी चाहिए। ऑप्शन ए है एकांत में, बी है अलग से, सी है लोगों के बीच, डी है व्यक्तिगत रूप से। अगर आप एक टीचर हैं तो आप एक विद्यार्थी की प्रशंसा कर रहे हैं तो आप कहाँ पर करेंगे, आंसर ये आपको बताना है। तो चलिए अब हम आंसर देख लेते हैं क्या होगा हमारा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्योंकि यहाँ पे जब हम लोगों के बीच बच्चों का क्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे, तो उनमें क्या होगी कि क्रिएटिविटी होगी, मतलब सक्रियता होगी। जब वो सक्रिय होंगे, जब बच्चा सक्रिय होगा तब क्या करेगा, वो चीज़ों को अच्छी तरीके से समझेगा और वो चीज़ों में क्या करेगा, रुचि लेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं कि 6 में क्या पूछा है। पूछा है कि किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा उन्हें नन्हे वैज्ञानिक हैं। मतलब यहाँ पे ये पूछा गया है कि किसके विचार से, मतलब यहाँ एक वैज्ञानिक है, उन्होंने अपना विचार दिया था कि जो बच्चे होते हैं वो सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, और जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं तो वो कौन से मनोवैज्ञानिक है, आपको यहाँ पे आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है पावलोव, बी है यूंग, सी है पियाजे, डी है स्किनर। तो आंसर बताइएगा आप सभी क्या होगा इसका। तो आइए हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा कि ये हमारे पियाजे जी हैं। ये बच्चों से संबंधित बहुत ज़्यादा है। इन्होंने क्या किया है, पियाजे ही जो है जो अपने बच्चे पे क्या किए थे, रिसर्च किए थे। ये आपको सभी को याद होगा कि इन्होंने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पे क्या किया था, कौन के, ये पियाजे ही किए थे ना, जो अपने उनका 3.5 वर्षीय पुत्र था उस पे ही क्या किए थे, इन्होंने रिसर्च कर डाला था मनोवैज्ञानिक तरीके से। तो जो पियाजे जी उन्होंने ही कहा था कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं, मतलब बहुत सक्रिय होते हैं और ज्ञान निर्माता होते हैं, और वही क्या होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है कि अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को, ऑप्शन ए है बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उसका अनुपालन करें। बी है व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। सी है स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ करनी चाहिए। डी है उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। अगर एक आप टीचर हैं, क्वेश्चन क्या पूछा है हम समझा देते हैं, फिर आप आंसर देते रहिएगा। यहाँ पे देखिए, अगर आप एक टीचर हैं, पहले आप आंसर दीजिएगा फिर मैं समझाती हूँ। यहाँ पे बताएगा ऑप्शन कौन सा सही होगा आप सभी का। आइए हम आपको क्वेश्चन समझा देते हैं फिर आप आंसर दीजिएगा। अपने चिंतन की और अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका का क्या करना चाहिए। मतलब यहाँ पे ये पूछा है कि जो बच्चे हैं उनके चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने के लिए शिक्षार्थी को सक्षम बनाने के लिए आप क्या कहेंगे, या आप एक शिक्षिका हैं तो आप क्या कहेंगी, ये चीज़ें यहाँ पे देखना है। तो ये हम देखते हैं ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। सी कैसे सही होगा, स्पष्ट और आश्वस्त कराने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ करनी चाहिए। मतलब जो शिक्षार्थी हैं उनके साथ क्या करना चाहिए कि स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली क्या है, उन्हें व्याख्या देना चाहिए, जिससे कि शिक्षार्थी के मतलब कि वो जो व्याख्या है वो शिक्षार्थियों के साथ हमें करनी चाहिए, ताकि उन्हें समझ में आए कि हमें क्या चीज़ें करनी है और वो चिंतन कर सके उस चीज़ के बारे में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यह कहा जाता है कि शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है, ठीक है, पूछा क्या गया कि अगर आप एक शिक्षक है तो आपको संसाधन संपन्न होना चाहिए, ये हमारे एनसीईआरटी ने कहा है। लेकिन क्यों कहा है, इसका अर्थ इन्होंने पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 1 है उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा और संपत्ति होना चाहिए ताकि वह ट्यूशन न पढ़ाए। मतलब ये कहा गया कि अगर आप टीचर है तो क्या आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप ट्यूशन न पढ़ाएं, ये आपका संसाधन है। बी उन्होंने कहा कि उसका उच्च अधिकारियों के संपर्क होना चाहिए ताकि कोई उसे हानि न पहुंचाए। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि क्या अगर आप एक टीचर है तो आपके साथ ये होना चाहिए कि आप एक उच्च अधिकारी से आपका संपर्क हो ताकि आपको कोई हानि भी न पहुंचे।
सी देखते हैं उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्रों की समस्याओं को हल कर सके। डी देखते हैं उसकी छात्रों के बीच अच्छी पैठ होनी चाहिए ताकि अधिकरण उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही न करे। ठीक है, आप इसमें से एक टीचर है तो आपके पास क्या होना चाहिए, कैसा संसाधन होना चाहिए अगर आप टीचिंग करने जा रहे हैं तो? आंसर बताइएगा आप सभी फटाफट से। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा। अगर आप एक टीचर हैं तो आपके पास सबसे पहला ऑप्शन है कि आपके पास ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है कि ज्ञान होने की वजह से आप बच्चों को क्या करें, उनकी समस्याओं को हल करें। ऐसा नहीं कि आपके पास ज्ञान है तो आप अपने तक सीमित रखें कि बच्चे की समस्या को हल न करें, तो ये चीज़ें भी वहाँ पे गलत हो जाएंगी। अगर आप एक टीचर हैं तो आपके पास ज्ञान होना चाहिए और उस ज्ञान का उपयोग करें और छात्रों की सारी समस्याओं का हल करें, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि प्रत्ययों का बनते रहना कौन सी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए है विषम, बी है अनियमित, सी है सामाजिक, डी है संचयी। आंसर बताइएगा। देखिए यहाँ पे कुछ नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपको भी ऑनलाइन पेपर हो रहा है, तो वहाँ पे आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं जो नहीं समझ में आता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है कि इतने सारे क्वेश्चन उन्होंने दे चुके हैं कि अब वो नया नया क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो सारे क्वेश्चन आप पढ़ के जाइए ताकि आप 110 प्लस के ऊपर जाइए। तो ये देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी संचयी। मतलब प्रत्यय बनते रहना चाहिए, रहना कौन सी प्रक्रिया है, क्या है, संचय प्रक्रिया है। मतलब संचय करना मतलब बनते रहना, मतलब ये लगातार बन रहा है तो इसका क्या हो रहा है, संचय हो रहा है, तो ये क्या है, संचयी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत, देखिए विकास का कितने सिद्धांत है ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अब इसमें बताइएगा कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए है विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है, बी है विकास क्रमबद्ध होता है, सी है विकास निरंतर होता है, डी है विकास मशीनी प्रक्रिया है। आंसर बताइएगा आप सभी। तो आइए हम देखते हैं इसका आंसर हमारा क्या होगा। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है, ये सही है। ये लंबवत नहीं होता है, ये कैसा होता है, ऐसे वृत्ताकार होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि विकास क्रमबद्ध होता है, सही, बिल्कुल सही है। एक क्या होता है, एक क्रम से चलता है। ऐसा नहीं है कि आपके पहले हाथ बढ़ गया तो बाद में आपकी नाक बढ़ेगी और बाद में आपके बाल बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। वो क्रम से बढ़ता है। तो विकास क्या होता है, हमारा सिर से पाँव की तरफ चलता है। सिर से क्या होता है, पाँव की तरफ चलता है, और क्या होता है, क्रमबद्ध होता है। और विकास जो हमारा वो निरंतर चलते रहता है। जीवन से लेके जब आप जन्म लेंगे तब से लेकर ये क्या होता है, सॉरी, जन्म से पहले मतलब गर्भावस्था से ही लेके विकास हमारा शुरू हो जाता है। ये लेके कहाँ चलता है, आपके मृत्यु तक चलता है। कहाँ तक चलता है, मृत्यु तक चलता है। तो यह मशीनी प्रक्रिया है, यह बिल्कुल नहीं। विकास ऐसा नहीं है कि हम आपको मशीन लगा दे तो आपका विकास हो जाएगा, ये मशीनी प्रक्रिया बिल्कुल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि देखिए आंसर आप यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन में क्या दिया है कि नहीं। जब नहीं पूछा है तो ये ध्यान दीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे आपके मार्क्स कट जाते हैं। आप अगर पहले ही देख लेते हैं कि हाँ ये लंबवत और वृत्ताकार है तो आपको लगता है कि हाँ ये तो होता है विकास, आप यहाँ पे सही मार देंगे। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन में अगर नहीं दिया है तो आप नहीं वाले को ढूंढिएगा यहाँ पे। अगर नहीं दिया है तो समझिए जो निगेटिव है वही आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो इन ये तीनों क्या है, पॉजिटिव है, और निगेटिव क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक है। ऑप्शन ए है मैकडूगल, बी है टर्मैन, सी है थांडाइक, डी है वर्ट। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत पूछा है। बुद्धि के कितने सिद्धांत हैं, मतलब कितने सिद्धांत हैं, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आइए यहाँ पे देखते हैं क्या होगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। जो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था, हमारा थार्नडाइक ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसके अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। ऑप्शन ए है परिणामों की आशा करना, बी है समस्या की पहचान करना, सी है समस्या के छोटे हिस्सों में बांटना, डी है संभावित युक्तियों को खोजना। तो आंसर देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा है समझिएगा, उसके बाद सभी आंसर दीजिएगा फटाफट से। पूछा गया कि किसके अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया है, मतलब इनमें से किसके अतिरिक्त जो हमारी समस्या समाधान की प्रक्रिया है कौन सी है। इनमें से कोई एक है जो हमारी समस्या समाधान की प्रक्रिया है। तो ये देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा।
आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जब हम समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर देखते हैं तो ये हमारा क्या है, समस्या समाधान की प्रक्रिया है। देखिए, समस्या की पहचान भी ठीक है, लेकिन हमारा सबसे स्ट्रांग आंसर जो होगा हम उसी को आंसर देंगे। समस्या को छोटे छोटे हिस्से में बांटना, समस्या की पहचान करने से पहले हम क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे हिस्से में, अगर समस्या की पहचान हो गई तो क्या करेंगे, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट के उसकी क्या करेंगे, उसका समाधान करेंगे। ठीक है, समाधान क्या है कि छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर समस्या का समाधान करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा है कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। ए है प्रतियोगिता की भावना का, बी है सहयोग की भावना का, सी है प्रतिद्वंदिता की भावना का, डी है तटस्थता की भावना का। तो आंसर बताइएगा आप सभी कि अगर एक अध्यापक है वो विद्यार्थी के मध्य बढ़ावा दे रहा है तो किस चीज का है और किस भावना का बढ़ावा दे रहा है। आप अपने को यहाँ पे लीजिएगा कि आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, विद्यार्थी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, मतलब सहयोग की भावना का। अगर आप एक अच्छे अध्यापक है तो आप बच्चे को सिखाएंगे कि बच्चा क्या करे, हर किसी का सहयोग करे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है कि अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है। ऑप्शन ए है आनुवंशिकता से, बी है वातावरण से, सी है प्रशिक्षण शिक्षण से, डी है राष्ट्रीयता से। जो अधिगम की क्षमता है वो इसमें से किससे प्रभावित नहीं होती है। देखिए यहाँ पे भी नहीं भी पूछा है। ठीक है, आंसर दीजिएगा आप सभी। 6 क्वेश्चन आपके और बचे हैं, हम 20 क्वेश्चन को लेके चलेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर हमारा क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। इससे क्या होगा कि अधिगम क्षमता में ये कोई प्रभाव नहीं डालता है, हमारा राष्ट्रीयता। ठीक है, आनुवंशिकता हमारा अधिगम क्षमता में प्रभाव डालता है। जैसे माता पिता का दिमाग होगा वैसे बच्चे का होगा, तो इसलिए प्रभाव डाला है। वातावरण मतलब बच्चा जिस वातावरण में रहेगा उसका दिमाग उतना होगा, मतलब उस हिसाब से होगा। प्रशिक्षण शिक्षण का मतलब है बच्चे को जैसे शिक्षा दी गई रही होगी उस हिसाब से ऊपर क्या होगा, उसका क्या होगा, अधिगम का क्षमता, मतलब उसके सीखने की क्षमता होगी। अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। ठीक है, तो प्रभावित नहीं है राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता हमें कोई प्रभाव नहीं डालता है। ये राष्ट्रीयता क्या है, इससे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तब इसे ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर आपको दोहराता जरूर है। चलिए देखते हैं, विद्यालय आधारित आकलन क्या करता है। ऑप्शन ए है शिक्षार्थी और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है, बी है शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करता है, सी है सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, डी है परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो फटाफट से आप सभी आंसर बताइएगा क्या होगा इसका। चलिए देखते हैं पूछा क्या है, आंसर ध्यान से, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। विद्यालय आधारित आकलन पूछा आपको, जो आपका विद्यालय पर जो आकलन आधारित होता है वो करता क्या है। तो ये हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी सही होगा। कैसे सही होगा कि परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। ठीक है, जो हमारा विद्यालय आधारित आकलन होता है तो ये क्या करता है कि जो हमारा वातावरण होता है उसमें बच्चे को क्या अधिक से अधिक सीखने में क्या करता है, ये मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, परिपक्व विद्यार्थी। परिपक्व विद्यार्थी का मतलब क्या है, यहाँ पे एक समझ लीजिएगा कि जो बच्चा परिपक्व हो चुका है, सीख रहा है अच्छे तरीके से, हर चीजों में क्या हो गया है, परिपक्व हो गया है, उसके बारे में पूछा है कि ए कठिन परिस्थिति में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते, बी इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, सी अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, डी अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। तो आंसर बताइएगा आप सभी। जैसा कि हम आपको एसएसटी का अभी मैराथन लाने वाले हैं, तो अभी 1-2 दिन में मैं तैयार कर लूँगी तो वो मैराथन आपको लाऊंगी, या तो मैं पूरा मैराथन लाऊंगी या तो डेली का मैं 100 क्वेश्चन आपको कराऊंगी। उसमें से मैं 8-10 या कुछ ऐसे करके आपको वीडियो ला दूंगी जिसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो आप वहाँ से जरूर पढ़िएगा क्योंकि एसएसटी आपकी 60 नंबर की आती है। तो चलिए आंसर दीजिएगा आप सभी। तो ये देखते हैं इसका आंसर क्या होगा कि आप अगर एक परिपक्व विद्यार्थी हैं तो क्या होगा कि वो क्या होते हैं, आप कि अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। अपने अध्ययन में कभी कभी उन्हें भावनाओं की बहुत सहायता होती है। अगर विद्यार्थी परिपक्व है, हर चीज़ों को वो तो कर लेता है लेकिन भावनाओं की सहायता उन्हें बहुत जरूरी है। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारा
कि आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं। ऑप्शन ए है कोशिका, बी है गुणसूत्र, सी है न्यूरीन, डी है कोश शरीर। देखिए आनुवंशिकता हमारे में कैसे आती है, किस चीज से आती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आंसर दीजिएगा आप सभी। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं पहले हम कि आनुवंशिकता होता क्या है। आनुवंशिकता का मतलब कि जब कोई भी इंसान, जैसे जो अपने माता पिता पड़ा हो, मतलब जब कोई जो भी जीन हो अगर हमारे में ट्रांसफर हो गया, जीन को क्या कहते हैं हिंदी में, आप अभी यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। तो देखिए जो जीन है अगर आपके माता पिता से वो जीन आप में ट्रांसफर हुए हैं तो वही क्या होगा, हमारा आनुवंशिकता होगा। कभी कभी कहते हैं जैसे कि आपके अगर माता पिता के बाल घुंघराले हैं तो आपके भी बाल घुंघराले होंगे, तो ये क्या है, आपका जीन का प्रभाव है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, आनुवंशिकता हो गया। अगर आपके माता पिता की हाइट बड़ी है तो आपकी भी बड़ी होगी, ये हमारा क्या हो गया, आनुवंशिकता हो गया। अगर उनकी हाइट छोटी है तो आपकी भी छोटी होगी। अगर आपके उनके आंख का कलर ब्लैक है तो आपके भी आंख का कलर ब्लैक ही होगा। तो ये क्या होगा कि ये आनुवंशिकता, मतलब एक दूसरे में ट्रांसफर हो रहे हैं यहाँ पे, मतलब आपके माता पिता से जो जीन आप में ट्रांसफर हो रहे हैं वही क्या हमारा आनुवंशिकता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या होगा हमारा, गुणसूत्र। आनुवंशिकता को हिंदी में हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। तो यहाँ पे से आंसर आप दे सकते हैं, सॉरी आनुवंशिकता को नहीं, जीन को हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या होगा, निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है। ए है नामिक, बी है अनुपात, सी है क्रमिक, डी है अंतराल। तो देखिए आंसर क्या पूछा है कि मापन स्तरों में जो हम विद्यालय में क्या करते हैं, बच्चों के लिए मापन रखते हैं, तो इसमें से कौन सा मापन सबसे अच्छा होगा, ये पूछा है। तो आंसर बताइएगा आप सभी। आइए देखते हैं क्या होगा हमारा आंसर। तो चलिए देखते हैं अनुपात। यहाँ पे सबसे अच्छा क्या होगा, अनुपात ही हमारा क्या होगा, मापन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या होगा। 19 में पूछा कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थी के मत बढ़ावा देता है। ये क्वेश्चन हो चुका है शायद, तो चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से। ए है प्रतियोगिता की भावना को, मतलब कंपटीशन को, बी है कॉपरेशन को, सी है रिवेलरी को, डी है न्यूट्रलिटी को। मतलब प्रतियोगिता, सहयोग, प्रद्वंदिता, तटस्थता, ये तीन चारों में से क्या सही होगा, आप सभी बताइएगा फटाफट से। तो ये अपने आंसर दे चुका है कि सहयोग की भावना को मध्य वो क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 20, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि विकास शुरू होता है। ऑप्शन ए है बाल्यावस्था से, बी है प्रसव पूर्व अवस्था से, सी है शैशवावस्था से, डी है पूर्व बाल्यावस्था से। आपका जो विकास है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है। देखिए एक विकास होता है, एक अभिवृद्धि होता है, तो ये स्टार्ट कहाँ से है, तो विकास के बारे में पूछा है, बताइएगा आंसर सभी। तो ये देखते हैं क्या होगा हमारा, ये प्रसव पूर्व अवस्था से होता है। जैसा कि हमने आपको बताया जब बच्चा गर्भ धारण करता है तभी से बच्चे का क्या होता है, विकास स्टार्ट हो जाता है, और तब से स्टार्ट होके क्या करता है, मृत्यु तक चलता है। कब तक चलता है, मृत्यु तक चलता है। तो या तो आप कह सकते हैं विकास जो हमारा है जीवन पर्यंत चलता है, मतलब जन्म से पहले, मतलब प्रसव पूर्व से अवस्था से लेके क्या चलता है, मृत्यु तक चलता है। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप सभी यहाँ पर देखिएगा। और अब इसके बाद हम डेली आपको 20 क्वेश्चन लाते रहेंगे। हम डेली आपको हिंदी, ईवीएस और सीडीपी के 20 क्वेश्चन लाते हैं। हम आपको एसएसटी भी करा देंगे, अगर टाइम मिला तो हमको मैथ का भी पेडागोजी करा देंगे। तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू आप सभी को।